इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जिसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर इंग्लिश में बोलते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स मतलब राजनीति विचारक, पाश्चात्य राजनीति विचारक। ये आपको ओपीजी का है। इसको हम देखते हैं, इसका पहला अध्याय आपको यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। यहाँ पर हम उसके प्रस्तावना को देख लेते हैं। देखिए, समकालीन विश्व में जिन विचारों, मान्यता और संकल्पनाओं के आधार पर हम अपनी राजनीतिक संस्थाओं और सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करते हैं, उनमें से अधिकांश पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की देन है। अतः हमारी राजनीतिक सूझबूझ को निखारने के लिए पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की जानकारी जरूरी समझाती है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में पाश्चात्य राजनीति विचारकों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। वैसे राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में पाश्चात्य जगत का अधिकार को स्वीकार करना उचित नहीं है, परंतु विश्व के किसी भी क्षेत्र की चिंतन परंपरा के अध्ययन के लिए पाश्चात्य परंपरा की जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मानव समाज की चिंतन समस्याओं को भिन्न भिन्न कोणों से उभारा गया और उनके वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। इससे देखिए, इससे भिन्न भिन्न विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ है। इनमें से हम किसी विचारधारा को अंतिम सत्य मानकर स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान युग की समस्याओं पर विचार करते समय उपयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए हमें इनसे पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वस्तुतः राजनीति शास्त्र के गौरव ग्रंथ ऐसे ज्ञान का भंडार है जो हमें अपनी परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह कहना सही नहीं है कि विभिन्न राजनीतिक विचार केवल अपने समय की राजनीति की उपज है। यह कहना सही नहीं है कि विभिन्न राजनीतिक विचार केवल अपने समय की राजनीति की उपज है। बात यह है कि जो विचार तत्कालीन राजनीति के समुद्र में लहरों की तरह उठते हैं, वे वहीं विलीन भी हो जाते हैं। राजनीतिक चिंतन की भव्य परंपरा में केवल उन्हीं विचारों को स्थान मिल जा पाता है जो देश देशांतर और युग युगांतर के लिए समान रूप से प्रासंगिक हो। पाश्चात्य राजनीति विचारक के अंतर्गत मुख्यतः पश्चिमी जगत के प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक राजनीति दार्शनिकों के चिंतन का तुलनात्मक और आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसके आरंभ में गौरव ग्रंथों के समान लक्षणों का विवरण देते हुए उनकी उपयोगिता और सार्थकता पर प्रकाश डाला गया। उनकी व्याख्या की समान समस्याओं की ओर चर्चा करते हुए इस व्याख्या के विभिन्न उपागमों की जांच की गई। फिर पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास से जुड़े प्रत्येक युग की समान विशेषताओं का विवरण देते हुए उनके प्रतिनिधि दार्शनिक की देन को परखा गया है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों जहाँ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के चिंतन का विश्लेषण किया गया है। फिर प्राचीन रोम और मध्ययुगीन यूरोप के प्रतिनिधि विचारकों का संक्षिप्त किंतु निकट परिचय दिया गया है। आधुनिक युग के मुख्य राजनीति दार्शनिकों में मैकियावेली, बोंदा, ग्रोशियस, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ह्यूम, बर्क, बेंथम, जे.एस. मिल, कांट, हेगेल, टी.एच. ग्रीन, मार्क्स, लेनिन, रोजा लग्जेमबर्ग, माओ त्से-तुंग, ग्राम्शी, लुकाच, हन्ना आरेंट और माइकल ऑक्सफोर्ड के मुख्य विचारों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई है। यहाँ से आपको देखिए तुलनात्मक आकृति उसका जरूरत पड़ेगा आपको आगे। इसमें आगे सबसे पहला आपको अध्याय है जो यहाँ पर है। सबसे पहला आपको यहाँ पर अध्याय है गौरव ग्रंथों के अध्ययन की विशेषता आपको है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग क्लासिक्स। इसको हम पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर अध्याय गौरव ग्रंथों के अध्ययन की उपयोगिता, जिसको बोलते हैं यूटिलिटी ऑफ स्टडिंग क्लासिक्स। पहले देखिए आपको पहला तो राजनीतिक चिंतन का स्वरूप, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पर देखिए राजनीतिक चिंतन का स्वरूप मतलब नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पर देखिए तो
राजनीतिक चिंतन का अर्थ देखिए, राजनीतिक चिंतन का अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारक पॉलिटिकल थिंकर राजनीति की समस्याओं के विषय में विशेषतः राज और शासन की प्रकृति और उद्देश्यों नेचर एंड पर्पस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के विषय में क्या सोचते आए हैं उन और इनसे जुड़ी संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या क्या विचार प्रकट करते हैं। साधारणतः इन विचारों का विवरण कालक्रमानुसार क्रोनोलॉजिकली दिया जाता है और उसमें इनके उद्भव की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल सेटिंग का विवरण भी सम्मिलित होता है। इन विचारों की तुलना और समालोचना भी इस प्रयास का अंग रही है। इन विचारों की तुलना और समालोचना भी इस प्रयास का अंग रही है। यह सारा प्रयास राजनीतिक चिंतन के इतिहास हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः राजनीतिक चिंतन के इतिहास का निर्माण उन महान कृतियों के संयोग से होता है जिन्हें हम गौरव ग्रंथों क्लासिक्स के रूप में पहचानते हैं। अतः इस इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता को समझने के लिए गौरव ग्रंथों के स्वरूप और उपयोगिता पर विचार करना उपयुक्त होगा। यहाँ देखिए गौरव ग्रंथ क्या है, व्हाट आर क्लासिक्स। देखिए गौरव ग्रंथ क्या है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर क्लासिक्स देखिए, मानव सभ्यता के विकास के क्रम में साहित्य, इतिहास, दर्शन इत्यादि विषयों के अध्ययन की परंपरा बहुत पुरानी है। अतः इन विषयों की कुछ कृतियों को चिरकाल से मान्यता प्राप्त है और युग युगांतर उनका महत्व बना हुआ है। ऐसी कृतियों को क्लासिक कालजयी कृति या अमर कृति या चिरसम्मत ग्रंथ या गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। ऐसे अनेक ग्रंथों में राजनीति के अध्ययन से जुड़ी समस्याओं का गहन विवेचन भी प्राप्त होता है। अतः राजनीति के अध्ययन में गौरव ग्रंथों का विस्तृत प्रयोग होता है। अब संक्षेप में गौरव ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसका उपयोग देश काल स्पेस एंड टाइम की सीमाओं से परे है और जो संपूर्ण मानवता के लिए अस्थायी महत्व की वस्तु है। फिर आपको आगे यहाँ पर कि डांटे देखिए, डांटे जर्मिनो के शब्दों में राजनीति दर्शन के जो विवेचनात्मक ग्रंथ अपनी गहराई, अनोखी सूझबूझ, भव्य संकल्पनाओं, चीर नवीन दृष्टि और उच्च स्तर के चिंतन के विख्यात है। उन्हें साधारणतः गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। ऐसे ग्रंथों के कुछ उदाहरण है प्लेटो की रिपब्लिक राजव्यवस्था और लॉज की विधि व्यवस्था, अरस्तु की एथिक्स नीति शास्त्र और पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र, ऑगस्टाइन की सिटी ऑफ गॉड ईश्वरीय नगर, एक्विनोज की ट्रीटीज ऑन लॉ विधि विवेचन, मैकियावेली की प्रिंस निरपत्ति और डिस्कोर्स ऑन लिवी प्रवालता, हॉब्स का लेवियाथन तिमिंगर, लॉक का सेकंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, नागरिक शासन पर दूसरा निबंध, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, हेगेल की फिलोसफी ऑफ राइट, सत्य दर्शन, जी.एस. मिल की ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता, विचार और विवेचना, मार्क्स की इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट, आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां और जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन विचारधारा आदि। अब देखिए गौरव ग्रंथों की उपयोगिता देखिए, यूटिलिटी ऑफ क्लासिक्स। यहाँ देखिए राजनीति दर्शन के गौरव ग्रंथ अपनी भव्य लेखन शैली और विलक्षण कथ्य योजना के कारण आज भी पढ़े जाते हैं। उनकी चर्चा की जाती है, उनकी तुलना और आलोचना भी की जाती है। उनके कथ्य को हम धर्म ग्रंथों, हॉली स्क्रिप्चर की तरह सर्वथा प्रामाणिक और आकार तो नहीं मानते, परंतु युग युगांतर का अनुभव एक्सपीरियंस के संदर्भ उनका मूल्यांकन करते हैं। किस ग्रंथ की कौन सी बात कितनी सही है, कौन सी बात कितनी गलत है, इसका निर्णय करने के लिए हम अपने अनुभव और तर्क बुद्धि रीजन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527 ईस्वी तक। उदाहरण के लिए आपको निकोलो मैकियावेली
1469 से 1527 ईस्वी तक। टॉमस हॉब्स, देखिए टॉम्स हॉब्स 1588 से 1679, और जॉन लॉक 1632 1704 ने अपने सीमित अनुभव के आधार पर मानव प्रकृति ह्यूमन नेचर के बारे में अपनी मान्यता प्रस्तुत की है। हॉब्स और लॉक, देखिए हॉब्स और लॉक ने नागरिक समाज सोसाइटी के निर्माण से पहले सिविल सोसाइटी के निर्माण से पहले तथाकथित प्राकृतिक दशा स्टेट ऑफ नेचर के अस्तित्व पर विचार रखा है, और उसका भिन्न-भिन्न विवरण विवरण दिया है। जब हम आधुनिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के प्रमाणों के आधार पर इन मान्यताओं की जांच करते हैं, तो ये सब कोई कल्पना के उड़ान प्रतीत होती है। अब आगे देखिए, गौरव ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायता देते हैं। क्लासिक्स असिस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल आर्गुमेंट। अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें बहुत बार मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर, नागरिकों के दायित्व, ऑब्लिगेशन और अधिकारों, राइट्स तथा न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के बारे में कोई निर्णय करना पड़ता है। यदि हम ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर नए सिरे से विचार शुरू कर देंगे, तो यह कार्य बहुत कठिन हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हमें यही पता चलता है कि इन प्रश्नों पर अतीत के महान दार्शनिकों ने किस तरह के विचार प्रकट किए हैं। उनके आधार पर हमें अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति, इंडिविजुअल और राज्य, स्टेट के परस्पर संबंध पर विचार करते हुए टॉमस हॉब्स, जिया जाक रूसो, डी डब्ल्यू एफ टी एच ग्रीन और एच जे लॉस्किन अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने अपने ढंग से राजनीतिक दायित्व, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के भिन्न भिन्न आधार और भिन्न भिन्न सीमाओं का विवरण दिया है। यहाँ आप ये देखिए कि जिया जाक रूसो का जीवन काल 1712 से 1778 ईस्वी तक रहा। तो जिया जाक रूसो का जीवन काल 1712 से 1778 ईस्वी तक रहा। और जी डब्ल्यू एफ हेगेल का जीवन काल 1770 से लेकर 1831 ईस्वी तक रहा। टी एच ग्रीन का जीवन काल आपको 1836 से 1882 ईस्वी तक रहा। और एच जे लॉस्की का जीवन काल 1893 से लेकर 1950 ईस्वी तक आपको रहा। अब इनमें से देखिए, इनमें से कौन कौन सी मान्यता कितनी युक्तियुक्त है, इनमें से कौन कौन सी मान्यताएं कितनी युक्तियुक्त है, इस पर तर्क वितर्क तो हो सकता है, परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसी तरह लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स रखा, उसका कोई अनुभव मूलक आधार, इम्पिरिकल बेसिस नहीं ढूंढा जा सकता, परंतु तर्क के आधार पर इसका विश्लेषण अवश्य किया जा सकता है। संक्षेप में राजनीतिक दर्शन की परंपरा से हमें तथ्यों के बारे में सर्वथा प्रामाणिक जानकारी चाहे ना भी मिले, परंतु मानव जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में हमारी संकल्पना को स्पष्ट करने में इससे सहायता अवश्य मिलती है। जैसे प्रत्येक पीढ़ी को नया वाहन या नई मशीन बनाने में पहले पहिए का आविष्कार नहीं करना पड़ता है। वैसे ही हमें अपना राजनीतिक तर्क, पॉलिटिकल आर्गूमेंट प्रस्तुत करने के नई संकल्पना, कॉन्सेप्ट और नई शब्दावली, टर्मिनोलॉजी का निर्माण नहीं करना पड़ता। हम अपने अनुभव और तर्क बुद्धि के आधार पर ही युगांतर से परिचित तर्क श्रृंखला को परख कर उपयुक्त दृष्टिकोण बनाते हैं। उदाहरण के अरस्तू ने दास प्रथा, स्लेवरी का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया था कि केवल स्वतंत्र जन फ्रीमैन ही सद्गुण वर्च्यू की क्षमता रखते हैं। दास स्लेव में यह क्षमता नहीं पाई जाती है। अतः दास का जीवन स्वामी मास्टर की सेवा में ही सार्थक होता है। आज के युग में दास प्रथा तो प्रचलित नहीं है, परंतु सामाजिक विषमता, सोशल इनइक्वलिटी की ज्वलंत समस्या अवश्य विद्यमान है, अतः इसका विश्लेषण जरूरी हो जाता है। रूसो ने प्राकृतिक विषमता, नेचुरल इनइक्वलिटी और परंपरागत विषमता, कन्वेंशनल इनइक्वलिटी में जो अंतर स्पष्ट किया था, उससे सामाजिक विषमता के विश्लेषण का तर्कसंगत मानदंड प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस विषमता के कई समर्थक अरस्तू के तर्क को ही घुमा फिरा कर दोहराते दिखाई देते हैं। कुछ समय पहले तक उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म के समर्थक भी कुछ ऐसा ही तर्क देते थे। ऐसे किसी भी सिद्धांत को
ऐसे किसी भी सिद्धांत को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले अरस्तू के तर्क को परखना ज़रूरी हो जाता है। हम देखते हैं कि सद्गुण की क्षमता के बारे में अरस्तू की सारी धारणा गोलमोल है। मानवीय क्षमताओं की तुलना इस आधार पर नहीं हो सकती। इनकी तुलना शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ, बुद्धि लब्धि जिसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंस क्वोशेंट, IQ और अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट इत्यादि के आधार पर की जा सकती है, और इनमें इतना भारी अंतर नहीं पाया जाता है। और इनमें इतना भारी अंतर नहीं पाया जाता है कि एक स्तर के लोगों को स्वामी बनने योग्य समझा जाए और दूसरे स्तर के लोगों को दास बनने योग्य माना जाए। अब एक यहाँ पे उपनिवेशवाद यहाँ पर देखिए। देखिए, उपनिवेशवाद जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलोनियलिज्म बोलते हैं, इसको समझिए क्या होता है। देखिए, वह स्थिति या प्रवृत्ति जिसमें कोई उन्नत एवं शक्तिशाली राष्ट्र किसी पिछड़े हुए देश पर अपना प्रभुत्व और प्रशासन स्थापित कर लेता है और अपने राष्ट्रजनों नेशनल्स को वहाँ बसा देता है ताकि वहाँ के उच्च प्रशासनिक पदों और मूल्यवान संसाधनों पर उनका नियंत्रण रहे। उपनिवेशवादी राष्ट्रों का मुख्य ध्येय अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का दोहन एक्सप्लॉयटेशन करना होता है ताकि वो अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था और शक्ति को सुदृढ़ कर सके। अब देखिए, इस मामले में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, 1724 से 1804 तक। इस मामले में आपको जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का जीवन काल 1724 से 1804 तक। इस मामले में आपको जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का दृष्टिकोण अधिक तर्कसंगत है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के नाते गरिमा से संपन्न होता है, जिसे किसी सांसारिक मूल्य से नहीं तोड़ा जा सकता। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के नाते गरिमा से संपन्न होता है, जिसे किसी सांसारिक मूल्य से नहीं तोला जा सकता। अब ये गरिमा को अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्निटी, DIGNIT, और डिग्निटी, और सांसारिक मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं वैल्यू, VALU। अतः प्रकृति ने किसी को किसी का दास नहीं बनाया। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में साध है। साध को बोलते हैं आप इंड इन इटसेल्फ। कोई मनुष्य दूसरे का साध के साधन नहीं हो सकता। यहाँ पर अंग्रेजी में बोलते हैं साध का साधन, अंग्रेजी में बोलते हैं मीन्स, मीन्स टू अनदर्स इंड। देखिए, सब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र है, और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही परस्पर लाभ के लिए एक दूसरे के प्रति कोई दायित्व स्वीकार कर सकते हैं। शर्त यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप के साथ रहेगा। कोई मनुष्य किसी भी हालत में ऐसा दायित्व स्वीकार नहीं कर सकता है कि वो अपनी स्वतंत्रता का त्याग करके दूसरे की संपत्ति, प्रॉपर्टी बन जाएगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि समकालीन राजनीतिक दार्शनिक जॉन लॉर्स 1921 से 2002 तक। जॉन लॉर्स ने न्याय के सिद्धांतों पर विचार करने के जिन विवेकशील वार्ताकार और रैशनल नेगोटिएटर्स की परिकल्पना की है, वे मानव प्रकृति व कांट की मान्यताओं से मिलते जुलते हैं। अब देखिए, जॉन लॉर्स का जीवन का 1921 से लेकर 2002 ईस्वी तक। अब देखिए, गौरव ग्रंथ सार्वजनीन और सर्वकालीन चर्चा का विषय है। तो गौरव ग्रंथ सार्वजनीन और सर्वकालीन चर्चा का विषय है। क्लासिक्स आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एंड perennial डिस्कशन, PERENNIAL। अब देखिए, कुछ आलोचक यह तर्क देते हैं कि पुराना राजनीतिक चिंतन जिन परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया है, वे अब बदल चुकी है। अतः आज के युग में उसकी कोई प्रासंगिकता रेलेवेंस रेलेवेंस नहीं रह गई है। यह तर्क बहुत युक्त नहीं है। माना कि पुराने राजनीतिक दर्शन का मुख्य सरोकार अपने समय की राजनीति से था, परंतु उसके अंतर्गत मनुष्य और समाज के बारे में चिंतन चिरंतर परंतु उसके अंतर्गत मनुष्य और समाज के बारे में चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। उसमें ऐसी समस्याएं उठाई गई है जो देश काल की सीमाओं से परे है, जो देश देशांतर और युग युगांतर के समान रूप से प्रासंगिक है। ऐसा चिंतन
ऐतिहासिक परिस्थितियों की देन तो है, परंतु वह सार्वजनिक और सार्वजनीन और सर्वकालीन चर्चा का विषय है। किसी भी महान विचारक के चिंतन का कुछ अंश उसकी अपनी परिस्थितियों और प्रयोजनों की अभिव्यक्ति को हो सकता है, परंतु उसका बहुत बड़ा हिस्सा सत्य की अभिव्यक्ति होता है। अतः विस्तृत विश्लेषण करके हम उसके सार्वजनीन और सर्वकालीन अंश की पहचान कर सकते हैं और इसके आधार पर अपने राजनीतिक तर्क का निर्माण कर सकते हैं। यह नहीं मान लेना चाहिए कि पुराना सारा चिंतन किन्हीं विशेष परिस्थितियों और प्रयोजनों से ही जुड़ा है। उदाहरण के लिए प्लेटो ने आदर्श राज की जो संकल्पना प्रस्तुत की, उसे हम अस्वीकार कर सकते हैं, परंतु उसने लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतियों की चालबाजी का जो विवरण दिया है, वह आज भी बहुत बहुत सही मालूम होता है। अरस्तु ने दास प्रथा सर्वरी के पक्ष में जो तर्क दिए हैं, उन्हें तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु उसने राज्यों के अंतर्गत विद्रोह रिबेलियन के जो कारण स्पष्ट किए हैं, वे आज बहुत सार्थक प्रतीत होते। की है, उसे हम मान्यता नहीं देते, परंतु कूटनीति डिप्लोमेसी के क्षेत्र में हम उसकी अनोखी सूझबूझ से लाभ उठा सकते हैं। हॉब्स ने मानव प्रकृति का जो विवरण दिया है, उसे हम ज्यों के त्यों स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु उसे हम बुर्जुआ मानव जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं देखिए BOURGEOI बॉर्जियस मैन के व्यवहार का दर्पण मानकर पूंजीवाद कैपिटलिज्म के विश्लेषण के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मनुष्य सब समाज की पालन करते हुए अपने स्वार्थ साधन के प्रति निरंतर सजग और सचेत रहता है। आज हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हॉब्स कानून और व्यवस्थापक राज लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का प्रवक्ता है। कल्याणकारी राज वेलफेयर स्टेट या सेवाधर्मी राज सर्विस स्टेट की संकल्पना के लिए उसके चिंतन में कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, कानून और व्यवस्थापक राज को बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट बोलते हैं, और कल्याणकारी राज को वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, सेवाधर्मी राज को सर्विस स्टेट बोलते हैं। अब देखिए, कूटनीति या डिप्लोमेसी किसे कहते हैं? वह गतिविधि का प्रतिनिधि दूसरे देश के साथ समझौता या वार्ता चलाते समय अपने राष्ट्रहित नेशनल इंटरेस्ट को लगातार ध्यान में रखता है और इस ध्येय की पूर्ति में विशेष व्यवहार कुशलता का परिचय देता है, उसी को हम कूटनीति बोलते हैं। अब देखिए, बुर्जुआ किसे कहते हैं? देखिए BOURGEOISE बोर्जियोस, यहाँ पे देखिए बुर्जुआ किसे कहते हैं? मार्क्सवाद की शब्दावली में पूंजीपति और कैपिटलिस्ट क्लास का पर्याय है ये बुर्जुआ। पूंजीवाद के अंतर्गत यह वर्ग उत्पादन के प्रमुख साधनों भूमि, भवन, खनिज के निजी लाभ प्राइवेट प्रॉफिट के लिए उनका प्रयोग करते हैं। लॉक के चिंतन में हमें संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी के दार्शनिक आधार का विवरण प्राप्त होता है, जो उदयमान पूंजीवादी व्यवस्था को सहारा देने की जरूरी था। आज हम लॉक की तरह संपत्ति के अधिकार को परम पावन जिसको अंग्रेजी बोलते हैं सैक्रोसेंट तो नहीं मानते, परंतु उसने सरकार की एक न्यास या ट्रस्ट के रूप में स्थापित करके संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो आधार प्रस्तुत किया है, उसे आज हम महत्वपूर्ण समझते हैं। रूसो के समान इच्छा जनरल विल के सिद्धांत में हमें लोकप्रिय प्रभुसत्ता पॉपुलर सोवरेनिटी का सर्वोत्तम संकेत मिलता है, जो कि आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद है। आज विशालता का हालांकि
फिर हेगेल ने राज, स्टेट और नागरिक समाज सिविल सोसाइटी में जो अंतर किया था, अंतर किया था, हर्बर्ट मार्क्यूजे ने उसे बहुत सराहा है। अब देखिए हर्बर्ट मार्क्यूजे का जीवन काल 1898 से लेकर 1979 तक। समकालीन समाज देखिए समकालीन समाज की समस्याओं के विश्लेषण के लिए इस संकल्पना का प्रयोग करते हुए मार्क्यूजे ने यह तर्क दिया है कि आज के पूंजीवाद कैपिटलिज्म के अंतर्गत राजपनारिक समाज का बहुत स्थापित हो गया है, जबकि साम्यवाद कम्युनिज्म के अंतर्गत नागरिक समाज पर राज का बहुत स्थापित हो गया है। मार्क्यूजे ने लिखा है कि नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी की रक्षा के समाज को इन दोनों तरह की विकृतियों से मुक्त कराना जरूरी है। कार्ल मार्क्स का जीवन का 1818 से लेकर 1883 तक रहा। देखिए कार्ल मार्क्स की आरंभिक कृति इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों के अंतर्गत बुर्जुआ समाज की जो आलोचना प्रस्तुत की गई थी, उसे समकालीन संदर्भ में मार्क्यूजे ने नए रूप में विकसित किया है। बहुमत न्याय सिद्धांत के अन्वेषण और रैशनल नेगोटिएटर्स की संकल्पना के लिए मानव प्रकृति के बारे में कांट की संकल्पना को अपनाया है। इसी तर्कशैली के आधार पर लॉर्ड्स ने जर्मनी यूटिलिटेरियनिज्म से 1832 ईस्वी तक रहा और जे स्मिथ का जीवन काल 1806 ईस्वी से 1877 ईस्वी तक रहा। न्याय सिद्धांत के दूसरे समकालीन व्याख्याकार रॉबर्ट नॉजिक ने लॉक की ही अनुबंधमूलक पद्धति का सहारा लेकर स्वेच्छातंत्रवाद लिबर्टेरियनिज्म की पुष्टि की है, जो लॉर्ड्स के समतावाद जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इगेलिटेरियनिज्म से सर्वथा भिन्न है। दूसरी ओर आपको स्वेच्छातंत्रवाद के समकालीन प्रवर्तक मिल्टन फ्रीडमैन ने हर्बर्ट स्पेंसर की 80 साल पुरानी तर्कशैली को नए रूप में दोहराने का प्रयत्न किया है। इस तरह राजनीति दर्शन में जिन संकल्पनाओं का प्रयोग होता है, जिन संकल्पनाओं का प्रयोग होता है, वे निरंतर चर्चा परिचर्चा का विषय बनी रहती है और नए चिंतन के लिए आधार का काम देती है। अब यहाँ देखिए मिल्टन फ्रीडमैन का जीवन काल 1912 से लेकर 2006 ईस्वी तक रहा और हर्बर्ट स्पेंसर का जीवन काल 1820 से लेकर 1903 ईस्वी तक रहा। रॉबर्ट नॉजिक का जो जीवन काल था वो आपको 1938 से लेकर 2002 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि आपको स्वेच्छातंत्रवाद को समझते हैं कि स्वेच्छातंत्रवाद किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिबर्टेरियनिज्म बोलते हैं। आप यहाँ देखिए राजनीतिक एक समकालीन सिद्धांत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता लिबर्टी को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। यह सिद्धांत कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का खंडन करते हुए यह सिद्धांत कल्याणकारी राज वेलफेयर स्टेट का खंडन करते हुए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था
फ्री मार्केट इकोनॉमी को स्वतंत्रता का मूल मंत्र मानता है। और व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप मिनिमम इंटरवेंशन का समर्थन करता है। इसको एक बार फिर से देखिए, लोग आपको शिक्षा तंत्रवाद को फिर से देखिए कि राजनीति का एक समकालीन सिद्धांत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता लिबर्टी को सार्वजनिक नीति का प्रमाणिक आधार मानता है। यह सिद्धांत कल्याणकारी राज वेलफेयर स्टेट का खंडन करते हुए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमी को स्वतंत्रता का मूल मंत्र मानता है। और व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप मिनिमम इंटरवेंशन का समर्थन करता है। अब देखिए समतावाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इगेलिटेरियनिज्म बोलते हैं, समतावाद जिसको बोलते हैं इगेलिटेरियनिज्म बोलते हैं। देखिए राजनीतिक एक समकालीन सिद्धांत जो समानता इक्वलिटी को सार्वजनिक नीति का प्रमाणिक आधार मानता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को समान अवसर, अधिकार या लाभ प्रदान करते समय इस कार्रवाई को उचित ठहराने के कोई तार्किक आधार रैशनल ग्राउंड ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल विषमता इनइक्वलिटी या भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को उचित ठहराने के उपयुक्त तार्किक आधार ढूंढना जरूरी होगा। राजनीतिक एक समकालीन सिद्धांत जो समानता इक्विटी को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को समान अवसर, अधिकार या लाभ प्रदान करते समय इस कार्रवाई को उचित ठहराने के कोई तार्किक आधार रैशनल ग्राउंड ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल विषमता इनइक्वलिटी या भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को उचित ठहराने के लिए उपयुक्त तार्किक आधार ढूंढना जरूरी होगा। फिर आपके यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, आपको जो निष्कर्ष है इसका, देखिए निष्कर्ष या कंक्लूजन यहाँ देखिए, निष्कर्ष या कंक्लूजन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए राजनीतिक चिंतन की इस निरंतरता के और भी बहुत सारे उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। नई परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए कहीं केवल पुरानी संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं उनमें संशोधन किया जाता है। कहीं नई संकल्पना विकसित की जाती है। इसी तरह नई चेतना को व्यक्त करने की कहीं पुराने तर्कों की पुष्टि की जाती है, कहीं उनका खंडन किया जाता है, कहीं उनमें संशोधन किया जाता है। राजनीतिक गौरव ग्रंथों के माध्यम से हमें प्रस्तुत समस्याओं के विश्लेषण के लिए और अपने राजनीतिक तर्क पॉलिटिकल आर्गूमेंट के निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। राजनीतिक गौरव ग्रंथों के माध्यम से हमें प्रस्तुत समस्याओं के विश्लेषण के लिए और अपनी राजनीतिक तर्क पॉलिटिकल आर्गूमेंट के निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। प्रस्तुत संदर्भ आपको डांटे जर्मिनो की यह टिप्पणी सर्वथा उपयुक्त है। राजनीति विज्ञान की एक भी ऐसी संकल्पना के बारे में सोचना मुश्किल है जिसकी बुनियाद आपको राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलोसफी के किसी न किसी गौरव ग्रंथ में न मिलती हो। पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति शास्त्र शब्द ही यूनानियों की देन है। मध्य युग में सामंतवाद के अंतर्गत सरकार गवर्नमेंट पर चर्चा की सत्ता का नियंत्रण था। आधुनिक युग के आरंभ में सरकार की शक्ति संरचना मतलब पावर स्ट्रक्चर को इस नियंत्रण से मुक्त कराने का जो प्रयास हुआ, उसी के परिणामस्वरूप राज्य स्टेट के प्रतीक को अभिव्यक्ति मिली। फिर शक्ति, पावर, प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी, सहमति, कंसेंट, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, निरस्त्रता, टायरनी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट जैसी शब्दावली का पुराना इतिहास भी पश्चिमी बौद्धिक परंपरा के साथ जुड़ा है। इस तरह समकालीन समस्याओं के विश्लेषण के लिए गौरव ग्रंथों की उपयोगिता निर्विवाद है। हालांकि वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड के समर्थकों ने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास आपको डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात उठाकर इस पर प्रश्न लगाने का प्रयत्न किया है। फिर आपको यहाँ पर अगला आपका अध्याय शुरू होता है। अगला यहाँ पर अध्याय की आपको दूसरा आपके यहाँ पर अध्याय है क्या कि राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास से संबंधित विवाद। देखिए राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास से संबंधित विवाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिबेट ऑन द डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए अध्याय दूसरा शुरू करते हैं यहाँ पे। अब कृपया इसका है कि राजनीतिक सिद्धांत का विचार से देखिए स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए राजनीतिक विविध
तो राजनीति के विविध पक्षों के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीतिक विविध पक्षों के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। परंतु इस शब्द का प्रयोग कुछ शिथिल ढंग से होता है। कुछ लेखक इसका प्रयोग राजनीतिक चिंतन पॉलिटिकल थॉट के पर्याय के रूप में करते हैं। उदाहरण के आपको जॉर्ज एच सेबाइन की चर्चित कृति ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास 1937 के अंतर्गत प्राचीन काल तक के राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक विचार और पॉलिटिकल आइडियाज के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। डब्ल्यू ए डर्निंग के ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास के 3 खंडों 1913 से 1920 के अंतर्गत भी प्राचीन मध्ययुगीन और आधुनिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक चिंतन का अर्थ यह है कि भिन्न राजनीतिक विचारक पॉलिटिकल थिंकर्स राजनीतिक समस्याओं के विषय में विशेषतः राज्य और प्रशासन की प्रकृति और उद्देश्यों नेचर एंड पर्पसेज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के विषय में और इनसे जुड़ी संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या क्या विचार प्रकट करते रहे हैं। एक बार इसको फिर से इस लाइन को हम यहाँ पर देखें राजनीतिक चिंतन का अर्थ यह है कि भिन्न राजनीति विचारक पॉलिटिकल थिंकर्स राजनीतिक समस्याओं के विषय में विशेषतः राज्य और शासन की प्रकृति और उद्देश्यों नेचर एंड पर्पसेज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के विषय में और इनसे जुड़ी संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या क्या विचार प्रकट करते रहे हैं। साधारणतः इन विचारों का विवरण कालक्रमानुसार क्रोनोलॉजिकली दिया जाता है। कालक्रमानुसार क्रोनोलॉजिकली दिया जाता है। वहाँ इनके उद्भव के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल सेटिंग पर भी प्रकाश डाला जाता है। इन विचारों की तुलना और समालोचना भी इस प्रयास का अंग रही है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कुछ भी हो समकालीन साहित्य में राजनीतिक सिद्धांत शब्द का प्रयोग क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। कुछ भी हो देखिए समकालीन साहित्य में राजनीतिक सिद्धांत शब्द का प्रयोग क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। इसमें राजनीति से जुड़ी समस्या और सिद्धांत तत्वों प्रिंसिपल्स का विश्लेषण भी किया जाता है। इस विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न राजनीति विचारकों की मान्यताओं पर विचार किया जा सकता है। इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत दो तरह का अध्ययन आ जाता है। पहला आपको राजनीति दर्शन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी और दूसरा होता है राजनीति विज्ञान जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत इन दोनों के अध्ययनों को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत इन दोनों तरह के अध्ययनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कभी कभी राजनीतिक सिद्धांत शब्द का प्रयोग राजनीति दर्शन के पर्याय के रूप में किया जाता है। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत मुख्यतः राजनीति की नैतिक तथा राजनीति विज्ञान के ह्रास या पतन के बारे में जो विस्तृत चर्चा चली उसका लक्ष्य राजनीति दर्शन के एक ह्रास का संकेत देना था। परंतु जो लोग राजनीति दर्शन को लक्ष्य करके राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात कर रहे थे वही लोग आपको राजनीति विज्ञान को लक्ष्य करके राजनीतिक सिद्धांत को नया रूप देने की कोशिश भी कर रहे थे। अब कि प्रत्यक्षवाद और नव प्रत्यक्षवाद यहाँ देखिए जिसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म एंड न्यू पॉजिटिविज्म। देखिए आपको राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान के विचार क्षेत्रों के बीच दीवार खड़ी करने की प्रवृत्ति
संकेत नहीं है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों से 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों से पहले इसका कोई संकेत नहीं मिलता। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म की नींव रखी, तब उसने दर्शन और विज्ञान की प्रकृति में कोई अंतर नहीं किया। इन दोनों को प्रामाणिक ज्ञान का स्रोत मानते हुए काम्टे ने इन्हें केवल धर्म मीमांसा थियोलॉजी और तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स से पृथक करने का सुझाव दिया। अब एक धर्म मीमांसा को अंग्रेजी में बोलते थियोलॉजी और आपको प्रत्यक्षवाद को अंग्रेजी में बोलते पॉजिटिव। ऑगस्ट काम्टे को अंग्रेजी अगस्त 1857 ईस्वी। अब यहाँ पे धर्म मीमांसा धर्म ज्ञान की वह गॉड और सृष्टि यूनिवर्स के बारे में धार्मिक मान्यताओं और रिलीजियस बिलीफ्स का अध्ययन किया जाता है। इसमें सृष्टि के सब घटनाओं की व्याख्या के लिए अलौकिक तत्वों और शक्तियों सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंड पावर्स की चर्चा की जाती है। अब देखिए तत्व मीमांसा। अब फिर एक धर्म मीमांसा एक बार फिर से देखिए। ज्ञान की वह शाखा जिसमें ईश्वर गॉड और सृष्टि यूनिवर्स के बारे में धार्मिक मान्यताओं रिलीजियस बिलीफ्स का अध्ययन किया जाता है। इसमें दृष्टि की सब घटनाओं को इसमें सृष्टि की सब घटनाओं की व्याख्या के लिए अलौकिक तत्व और शक्तियों सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंड पावर्स की चर्चा की जाती है। अब देखिए तत्व मीमांसा जिसको बोलते हैं। अब आगे यहाँ पे तत्व मीमांसा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफिजिक्स बोलते हैं। दर्शन शास्त्र फिलोसफी की वह शाखा जिसमें मुख्यतः इस प्रश्न विचार करते हैं कि सृष्टि का कोई यथार्थ अस्तित्व है या नहीं। देखिए यदि वह कुछ है तो वह क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अनुभववातित ज्ञान ट्रांसस्कैंडर्ड नॉलेज का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अनुभवमूलक ज्ञान इम्पिरिकल नॉलेज के आधार पर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ के तत्व मीमांसा को फिर से देखिए। तब दर्शन शास्त्र फिलोसफी की वह शाखा जिसमें मुख्यतः इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि सृष्टि का कोई यथार्थ अस्तित्व है या नहीं। यदि वह कुछ है तो वह क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का अनुभववातित ज्ञान का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अनुभवमूलक ज्ञान के आधार पर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड से प्राप्त ज्ञान को प्रासंगिक रेलेवेंट विश्वस्त रिलायबल और प्रामाणिक वैलिड मानता है। काम्टे के पद्धति विज्ञान मेथोडोलॉजी के अनुसार दर्शन और विज्ञान दोनों के अंतर्गत अनुभवमूलक कथन इम्पिरिकल स्टेटमेंट, तार्किक कथन लॉजिकल स्टेटमेंट और मूल्यपरक कथन इवेल्यूटिव स्टेटमेंट, इन तीनों तरह के कथन को मान्यता दी जाती है। काम्टे का विश्वास था कि विज्ञान का स्रोत केवल तथ्यों फैक्ट के ज्ञान से ही नहीं है। वैल्यूज का ज्ञान भी प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में सत्य ट्रूथ का ज्ञान होने पर कर्तव्य ड्यूटी का ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। तथ्य और मूल एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों में परस्पर विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसको देखिए यहाँ पर। देखिए वह पद्धति जिसके अंतर्गत वस्तु स्थिति या तथ्यों फैक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनमें परस्पर संबंध का पता लगाने का प्रयास करते हैं। अतः यह तथ्यों के निरीक्षण ऑब्जर्वेशन और नियमों लॉज के अन्वेषण का क्षेत्र है। इसका ध्येय वस्तु स्थिति के बारे में विश्वस्त ज्ञान रिलायबल नॉलेज अर्जित करना है। राजनीतिक अध्ययन इस पद्धति के प्रयोग से राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जन्म होता है। अनुभवमूलक यहाँ देखिए कथन देखिए इम्पिरिकल स्टेटमेंट यहाँ देखिए इम्पिरिकल स्टेटमेंट देखिए
और त्वचा के अनुभव पर आधारित हो। चूँकि समान अवस्था में सब मनुष्य बाह्य जगत का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन की एक जैसी क्षमता रखते हैं, इसलिए हम अपने अनुभव को दूसरों के अनुभव से मिलाकर उसकी पुष्टि और सत्यापन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तार्किक कथन जिसको बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसा कथन जिसे हम अपनी तर्क बुद्धि रीज़न के आधार पर स्वीकार करते हैं, जैसे कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। चूँकि समान अवस्था में जो सब मनुष्य एक जैसी तर्क बुद्धि समान अवस्था में सब मनुष्य एक जैसी तर्क बुद्धि से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसलिए हम किसी तार्किक कथन को अपनी तर्क बुद्धि से परख कर ग्राह्य एक्सेप्टेबल या अग्राह्य अनएक्सेप्टेबल ठहरा सकते हैं। अब यहाँ पर मूल्यपरक कथन देखिए, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट यहाँ देखिए, ऐसा कथन जो शुभ और अशुभ, गुड एंड एविल, उचित और अनुचित, राइट एंड रॉन्ग तथा सुंदर और कुरूप, ब्यूटीफुल एंड अगली से संबंधित निर्णय को व्यक्त करता है। मूल्य वैल्यू का अर्थ है। अब वह मानदंड या क्राइटेरियन जिसके आधार पर हम किसी वस्तु या विचार को शुभ, उचित या सुंदर मानकर ग्राह्य ठहराते हैं। क्या सत्य का ज्ञान होने पर सब मनुष्य एक जैसे मूल्यों में विश्वास करने लगेंगे? यह विवाद का विषय है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये जो अध्याय आपको यहाँ पर पेज नंबर 18 इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।